नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं को आपके साथ तिशा गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बड़ी जानकारी के साथ इस वक्त की बड़ी खबर हल्द्वानी से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। धामी सरकार के 3 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन प्रदेश भर में बहुउद्देशीय शिविर लगाए जाएंगे। 22 से 25 मार्च तक ये शिविर लगाए जाएंगे और 23 मार्च को धामी सरकार के 3 साल पूरे होंगे। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की हल्द्वानी से बड़ी खबर है। धामी सरकार के 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन होगा। जगह जगह शिविर जो हैं वो इस कार्यक्रम के तहत लगाए जाएंगे। 23 मार्च को धामी सरकार के 3 साल पूरे हो रहे हैं, जिसके उपलक्ष्य में जगह जगह इन कार्यक्रमों का आयोजन होगा, शिविर लगाए जाएंगे। बहुउद्देशीय शिविर ये होंगे और 22 से 25 मार्च तक ये शिविर लगाए जाएंगे। सरकार के 3 साल के उपलक्ष्य में जो भी कार्य हुए हैं, जो भी विकास कार्य हुए हैं, जो भी सर्विस कार्य हुए हैं, उसको जनता के सामने ले जाना है। और जनता की जो और अपेक्षाएं हैं, मुख्य रूप से इसका जो थीम दिया गया है वो जन सेवा थीम दिया गया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश था आज वीसी में भी कि इसको हमें एक खुशी के रूप में तो मनाना ही है। खुशी के साथ साथ जो पब्लिक की अपेक्षाएं हैं उस पर भी हमको काम करना है, चाहे वो किसी भी रूप में भी अपना काम लेकर के आए। उस दिन शिविर के माध्यम से उसको वो काम देना है। मुख्य रूप से उद्देश्य इसका यह है। और सरकार ने जो 3 साल के अंदर जो काम किए हैं उत्तराखंड में, उसको हमको जनता के सामने एक लिस्ट के रूप में, प्रेजेंटेशन के रूप में प्रेजेंट करना है। माननीय मुख्यमंत्री धामी जी लगातार जनसेवा के कार्य कर रहे हैं उत्तराखंड में, और इन 3 वर्षों में उत्तराखंड की प्रगति के लिए, विकास के लिए, यहाँ की जनता के लिए बहुत सारे कार्यक्रम कार्य उन्होंने किए हैं। उसी प्रकार 3 वर्ष पूरे होने पर भी 22 मार्च से लेकर और 25 मार्च तक जन सेवा नाम जो थीम दिया गया है सरकार द्वारा, उसके तहत बहुत सारे कार्यक्रम, बहुउद्देशीय शिविर हों, चिकित्सा शिविर हों, तो इन सब कार्यक्रम किए जा रहे हैं। जिला मुख्यालय पर एक बड़ा कार्यक्रम और 22 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम अल्मोड़ा में, 23 तारीख को देहरादून में बड़ा कार्यक्रम और 23 मार्च को प्रत्येक मुख्यालय पर एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है और आप सब लोग उसमें आमंत्रित हैं। और इसी पर और भी ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हल्द्वानी से हमारे संवाददाता संजय प्रसाद जुड़ गए फोन लाइन पर। संजय, 3 साल पूरे होने वाले हैं। 23 मार्च को धामी सरकार के इसके उपलक्ष्य में कार्यक्रमों का आयोजन होगा। क्या जानकारी से लेकर? धामी सरकार के 3 साल पूरे होने पर पूरे प्रदेश में जन सेवा की थीम पर बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन किया जाना है। और ये जो शिविर है वो 22 मार्च से 25 मार्च तक लगाए जाने हैं और इसमें बहुउद्देशीय शिविरों के साथ साथ चिकित्सा शिविर भी लगाए जाएंगे। और इन शिविरों का उद्देश्य है कि इन 3 सालों में धामी सरकार ने क्या कुछ उपलब्धियां हासिल की है, क्या कुछ काम किए हैं उत्तराखंड के लिए और क्या कुछ परिवर्तन इसमें इन 3 सालों में आया है, इसको जनता को दिखाने का ये एक माध्यम बनाया गया है। जी संजय, 20 मार्च आज तारीख है, 22 से 25 मार्च तक ये आयोजन होने हैं। तो तैयारियां फिलहाल कहां तक पहुंची हैं? किस तरह की तैयारियां इन शिविरों के आयोजन को लेकर की गई हैं प्रशासन की तरफ से? देखिए, तैयारी की अगर बात करें तो प्रशासनिक अमला जो है वो पूरे का पूरा अमला इनकी तैयारियों में जुटा हुआ है। कल नैनीताल में भी, हल्द्वानी में भी कल अपर जिलाधिकारी चौहान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इनकी तैयारियों के बारे में बताया। तो अक्सर हल्द्वानी की अगर मैं बात करूं तो हल्द्वानी में जिला मुख्यालय में जो कार्यक्रम होना है वो 23 मार्च को होना है जी, क्योंकि हल्द्वानी जो है वो नैनीताल जिले का मुख्यालय की तरह ही काम करता है। तो हल्द्वानी में 23 मार्च को यह आयोजन होना है एमबीसीजी ग्राउंड में, जिसमें तमाम तरह के स्टॉल्स लगाए जाएंगे और स्वयं सहायता समूहों के स्टॉल लगाए जाएंगे, सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी और साथ ही साथ स्वास्थ्य शिविर भी लगाया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। तैयारियों की अगर बात करें तो पूरे जिले में जिस तरीके से तैयारियां की जा रही है, क्योंकि विधानसभा वार भी ये शिविर लगाए जाने हैं, हर विधानसभा में एक शिविर लगना है। तो तमाम जो जिले के अधिकारी हैं, जो ब्लॉक लेवल के अधिकारी हैं या फिर तहसील लेवल के अधिकारी हैं, उनको इसके काम पे लगाया गया है।
बहुत शुक्रिया संजय जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हल्द्वानी से इस वक्त की बड़ी खबर है, धामी सरकार के 3 साल पूरे होने पर कार्यक्रमों का आयोजन होगा। 23 मार्च को धामी सरकार के 3 साल पूरे हो रहे हैं, जिसके उपलक्ष्य में कई शिविर जो है वो लगाए जाएंगे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने समय पर समस्याओं का निवारण न करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के आदेश दिए हैं। साथ ही जिन अधिकारियों के स्तर पर अधिक शिकायतें लंबित हैं, उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करने और लापरवाही बरते जाने की स्थिति में सख्त कार्रवाई किए जाने के आदेश भी जारी किए हैं। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे इस बीच आ रही एक और बड़ी खबर का। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण की शुरुआत। पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। दर्शन के लिए भी टोकन सुविधा जो है वो लागू होगी। तो दर्शन के लिए टोकन सुविधा लागू की जाएगी। चारधाम यात्रा का आगाज होने वाला है, जिसके लिए पर्यटक जो है वो अब अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वेबसाइट पर दर्शन के लिए ऑनलाइन माध्यम से पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन चारधाम यात्रा के लिए करवाया जा सकता है। पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चारधाम यात्रा के लिए होगा और दर्शन के लिए अब टोकन सुविधा भी लागू की जाएगी, जिससे पर्यटकों को अब ज्यादा आसानी होगी। चारधाम यात्रा के लिए दर्शन करने के लिए ये तमाम तैयारियां चारधाम यात्रा के लिए लगातार की जा रही हैं। स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इसमें संज्ञान लिए हुए हैं, लगातार निरीक्षण कर रहे हैं चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर। और प्रशासनिक अमला भी लगातार एक्टिव है, अलर्ट है चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर। और अब यात्रा का आगाज होने वाला है, जिसके लिए पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तमाम सभी पर्यटक करवा सकते हैं। देहरादून से हमारे संवाददाता यशराज आनंद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं और भी ज्यादा जानकारी के साथ। यशराज, चारधाम यात्रा का आगाज होने वाला है, तैयारियां इसकी जोरों पर हैं और अब टोकन सुविधा भी पर्यटकों के लिए होगी ताकि ज्यादा आसानी हो। जी बिल्कुल, चारधाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन मार्च से शुरू हो चुका है। रजिस्ट्रेशन के लिए श्रद्धालुओं को आधार कार्ड की डिटेल भी देना अनिवार्य होगा। तो 30 अप्रैल 2023 अप्रैल से प्रारंभ होने जा रही है। जानकारी के अनुसार मैं बताना चाह रहा हूँ, इस बार चारधाम की यात्रा के लिए 60% ही रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन किए जाएंगे, बाकी 40% रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन किए जाएंगे। हमारे श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। पर यात्रा के शुरुआत स्टेशन 24 घंटे खुले रहेंगे। इसके साथ यात्रा मार्ग रजिस्ट्रेशन सेंटर की संख्या को बढ़ाया जाएगा। और वहीं यदि बात किया जाए चारधाम यात्रा, यशराज आपकी आवाज ठीक से हम तक पहुंच नहीं पा रही है। जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वही रुद्रप्रयाग से आ रही एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। केदारनाथ पैदल मार्ग से बर्फ हटाने में मजदूर जुटे हैं। पैदल मार्ग पर 50 मजदूरों की टीम भेजी गई है। केदारनाथ पैदल मार्ग से बर्फ हटाने का ये टीम काम करेगी। बर्फबारी के कारण ये मार्ग अवरुद्ध है और इस मार्ग की बहाली के लिए जो पैदल मार्ग है केदारनाथ का, इसको बहाल करने के लिए 50 मजदूरों की टीम तैनात की गई है और लगातार बर्फ हटाने का काम यहां पर इन 50 मजदूरों की टीम कर रही है। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर इस वक्त की, केदारनाथ पैदल मार्ग पर जमी हुई बर्फ को हटाने का काम लगातार किया जा रहा है। मजदूरों की यहां पर तैनाती की गई है। अब मार्ग को बहाल करने के लिए 50 मजदूरों की टीम बनाई गई, जिसे केदारनाथ पैदल मार्ग पर भेजा गया है और ये टीम केदारनाथ पैदल मार्ग से बर्फ हटाने का काम करेगी।
चलिए बढ़ेंगे खबरों में आगे। बता दें, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने 1 अप्रैल से शुरू होने वाले नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में 7वीं स्टेट ब्रॉडबैंड कमेटी की बैठक ली। इस दौरान मुख्य सचिव ने राज्य के दुरुस्त ग्रामीण नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 के तहत प्रभावी कनेक्टिविटी के लिए सैटेलाइट ब्रॉडबैंड को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। साथ ही भारत नेट इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित कई ग्रामीण योजनाओं एवं सेवाओं के संचालन की मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी दिए हैं। और अगर आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद कांग्रेस नैतिकता के आधार पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के इस्तीफे की मांग कर रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कांग्रेस को नैतिकता याद दिलाते हुए पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि नैतिकता का पाठ पढ़ने वाली कांग्रेस बताए कि जब उत्तराखंड आंदोलन हुआ था तब आंदोलनकारियों पर बर्बरता हुई थी, तो जब कांग्रेस की नैतिकता कहां चली गई थी। देखिए, पहले तो कांग्रेस को भी माफी मांगनी चाहिए। आज कांग्रेस के वो लोग नैतिकता की बात कर रहे हैं, नैतिकता की दुहाई दे रहे हैं, जिन्होंने उनके प्रदेश अध्यक्ष जो हैं करण माहरा, उन्होंने गढ़वाल के लोगों के लिए अपशब्द थे। तब कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस के प्रवक्ताओं को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नैतिकता की दुहाई उनको भी देनी चाहिए थी। उन्होंने कभी अपने प्रदेश अध्यक्ष से तो इस्तीफा नहीं मांगा। जब गणेश गोदियाल जी ने कहा था कि भाई जो ये पलायन हो रहा है, जो व्यक्ति उत्तराखंड का व्यक्ति अपने काम के लिए बाहर गया है, उसको वो कहते हैं कि सुख का पलायन है, ये खुशी से पलायन है, मजाक उड़ाते हैं। तब नैतिकता की बात कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के लोग नहीं करते हैं। जब उत्तराखंड आंदोलन चल रहा था और मुलायम सिंह की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, उन्होंने बर्बरता दिखाई थी, तब उत्तराखंड के जो विधायक कांग्रेस के थे, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के जो लोग थे, उन्होंने उत्तराखंड के आंदोलनकारियों पर जो लाठीचार्ज हुआ, तो बर्बरता हुई, उस पर नैतिकता नहीं दिखाई, केंद्र में अपना समर्थन देते रहे। ये नैतिकता का पाठ और इस प्रकार की बातें कांग्रेस न सिखाए। और वहीं आपको बता दें कि प्रदेश में 4 धाम यात्रा जल्द ही शुरू होने वाली है। यात्रा में श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए सरकार स्वास्थ्य सेवाओं में कई सुधार कर रही है। इसी के तहत सरकार 154 एम्बुलेंस, 17 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस, हेली सेवा और बोट एम्बुलेंस की सुविधा देने जा रही है। साथ ही सरकार की ओर से सुरक्षा को लेकर भी नई रणनीति तैयार की गई है, जिसके तहत यात्रा मार्गों पर 25 डॉक्टर भी तैनात किए जाएंगे। चारधाम यात्रा जब शुरू होती है, कांग्रेस पहले दिन से कहती आई है कि जो पिछले बार की चारधाम यात्राएं रही है, उससे सरकार को सबक लेना चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं का वहाँ पे काफ़ी बुरा हाल होता है। जो रजिस्ट्रेशन होता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में कभी कनेक्टिविटी मिलती है, कभी कनेक्टिविटी नहीं मिल पाती है। ऑफलाइन में वहाँ पे सैकड़ों लोग होते हैं जो लाइनों में लगे रहते हैं। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि बेचारे उनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पाता है। और टिकट यात्रा जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, लोग दलालों के थ्रू टिकट बुक करा रहे हैं और आकर वहाँ पर पता चलता है उनका कोई टिकट ही बुक नहीं हुआ है। सरकार इसके बारे में क्या कर रही है? सरकार को जो पहली जो कमियां रही है उससे सबक लेना चाहिए, क्योंकि जो चारधाम यात्रा है विश्व प्रसिद्ध यात्रा है। इसमें पूरे विश्व से लोग आते हैं, आस्था का प्रतीक है। सरकार को पुरानी कमियों से सबक लेते हुए आने वाले समय के लिए योजनाएं जो है और जो हमारे वहाँ की व्यवस्था है उसको दुरुस्त करना चाहिए। प्रदेश सरकार की ओर से शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए लगातार ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब प्रदेश के क्लस्टर विद्यालयों को आवासीय विद्यालय बनाया जाएगा। साथ ही आसपास के कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों का इनमें समायोजन भी किया जाना है।
देखिए बिल्कुल प्रदेश के अंदर जितने भी हमारे क्लस्टर विद्यालय हैं उनको हम आवासीय विद्यालय में कन्वर्ट करने जा रहे हैं और जिन स्कूलों में छात्रों की संख्या बहुत कम है उन स्कूलों को भी हम इसमें समायोजित करेंगे और ये आवासीय विद्यालय जो है प्रत्येक विकास खंड में हम एक एक क्लस्टर विद्यालय जो है आवासीय के रूप में खोलने जा रहे हैं जिसमें सभी सुविधाएं बच्चों को मिलेंगी। हर प्रकार की टेक्निकल और गुणवत्ता युक्त जो हमारी सुविधाएं बच्चों को रहने वाली है वो सभी उनको प्रदान की जाएंगी और बहुत अच्छा डिसीजन सरकार का है और सरकार जो है इसके लिए प्रत्येक विकास खंड में एक एक नोडल अधिकारी भी नामित कर चुकी है जिनके माध्यम से ये सारी सुविधाएं उन बच्चों तक पहुंचाई जाएंगी। और हर साल होली के 5वें दिन देहरादून में ऐतिहासिक झंडे मेले का आयोजन किया जाता है। ये मेला प्रेम, भाईचारा और सद्भावना का प्रतीक माना जाता है। इस साल झंडा जी का 349वां समागम चल रहा है। आपको बता दें कि आस्था के महाकुंभ का साक्षी बनने के लिए दरबार साहिब में जनसैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान हजारों की संख्या में संगत और दून वासियों ने अपना माथा टेका। और चलिए अब बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपके सामने। नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा को जमानत मिली है। हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत मुकेश बोरा को दी है। मुकेश बोरा को देश छोड़ने की अनुमति नहीं है। मुकेश बोरा को पासपोर्ट भी ट्रायल कोर्ट में जमा कराना होगा। आरोपी मुकेश बोरा को जांच में सहयोग करना होगा। मुकेश बोरा पर नौकरी देने के नाम पर महिला का शोषण का आरोप था और अब नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा को जमानत दी गई है। हाई कोर्ट ने सशर्त जमानत मुकेश बोरा को दी। संजय प्रसाद हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं और भी ज्यादा अपडेट्स के साथ। संजय, नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष है मुकेश बोरा, हाईकोर्ट ने जमानत दी है। किन शर्तों के आधार पर जमानत दी गई है मुकेश बोरा को? जी, कल देर शाम ये खबर आई कि हाईकोर्ट उत्तराखंड ने मुकेश बोरा जो नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष हैं उन्हें सशर्त जमानत दे दी गई। हाईकोर्ट ने तमाम इसमें शर्तें लगाई हैं और जिसमें मुख्यतः शर्त है कि मुकेश बोरा किसी भी हाल में देश से बाहर नहीं जा सकते और अगर उनके पास पासपोर्ट मौजूद है तो उसको वो जिला प्रशासन के पास जमा करवाएंगे। और साथ ही साथ हाईकोर्ट ने सख्त लहजे में ये भी कहा है कि वो पूरी जांच जो है इस मामले की, उस पूरी जांच में पहले की तरह ही जिस तरीके से वो जेल से सहयोग करते आए हैं वैसे ही वो जमानत से सहयोग करेंगे। अब चूंकि मुकेश बोरा को जमानत मिल चुकी है तो दुग्ध संघ जो अभी तक बिना अध्यक्ष के चलाया जा रहा था, दुग्ध संघ के लिए अच्छी खबर है कि दुग्ध संघ को अपना अध्यक्ष मिल चुका है और पहले की तरह पूर्व जो रुके हुए काम है वो अब शायद पटरी पर आने लगेंगे। जी, बहुत शुक्रिया संजय जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर है, सशर्त जमानत जो है मुकेश बोरा को दी गई है। हाईकोर्ट ने जमानत दी है कई शर्तों के आधार पर। और इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी, प्रदेश में अवैध मदरसों पर एक्शन। बुधवार को कुल 10 मदरसों को सील किया गया। उधम सिंह नगर में ये कार्रवाई की गई है। जयपुर में 5, कदरपुर में 3 मदरसे सील किए गए। रुद्रपुर में 2 मदरसे सील किए। राज्य में अब तक 92 मदरसे सील किए जा चुके हैं। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, राज्य में लगातार अवैध मदरसों को सील करने की कार्रवाई लगातार जारी है। प्रदेश में अवैध मदरसों पर सख्त एक्शन लिया जा रहा है। बुधवार को कुल 10 मदरसों को सील किया गया है। उधम सिंह नगर में ये बड़ी कार्रवाई की गई है अवैध मदरसों को सील करते हुए। जयपुर में 5, गदरपुर में 3 मदरसे सील किए तो वहीं रुद्रपुर में 2 मदरसे सील किए गए हैं। ये बड़ा एक्शन लिया है और कुल मिलाकर अब तक बात की जाए तो राज्य में 92 मदरसे अब तक सील किए जा चुके हैं। तो अवैध मदरसों पर लगातार सरकार और प्रशासन का सख्त एक्शन जारी है और अभी तक इन एक्शन को लेते हुए 92 अवैध मदरसे राज्य में सील कर दिए जा चुके हैं। बुधवार को ये हाल ही में कार्रवाई हुई है
और कई मदरसे सील किए हैं। और इस खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।